भारतीय सिनेमा की उत्पत्ति और विकास। भारतीय सिनेमा की कहानी शुरू होती है दादा साहेब फाल्के के अग्रणी कार्य से, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उनकी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने भारत में फिल्म उद्योग की नींव रखी। ये फिल्म एक हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित थी और भारत में बनी पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म थी, जिसका प्रीमियर बॉम्बे अब मुंबई में हुआ था। इसमें संवादों के स्थान पर अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में इंटरटाइटल्स का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उस समय ध्वनि तकनीक उपलब्ध नहीं थी। प्रारंभिक नींव 1896 to the Indian Standard Time। भारतीय सिनेमा के रूप लेने से पहले लुमियर ब्रदर्स की फिल्मिंग 1996 में बॉम्बे में प्रदर्शित की गई, जिससे भारतीयों का पहला परिचय चलचित्रों से हुआ। हालांकि फाल्के की कल्पनाशीलता और प्रयासों के बिना भारतीय सिनेमा एक रचनात्मक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाता। मूक युग टू 1930 के दशक। भारत में मूक फिल्में मुख्यतः पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित थीं। यद्यपि इनमें समकालिक ध्वनि नहीं थी, फिर भी राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्मों ने दृश्यों और इंटरटाइटल्स के माध्यम से मजबूत कथा संरचना प्रस्तुत की। टॉकी क्रांति 1930 आलम आरा 1930 के साथ एक बड़ा बदलाव आया, जो भारत की पहली सवाक फिल्म थी। इसे अर्देशीर ईरानी ने निर्देशित किया और इसमें संवादों और गीतों की शुरुआत हुई। इसने भारतीय सिनेमा में संगीत और संवाद को एक महत्वपूर्ण परंपरा बना दिया। स्टूडियो युग का उदय 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हिमांशु राय द्वारा की गई, जिसने हिंदी सिनेमा को संगठित और व्यावसायिक रूप प्रदान किया। इस स्टूडियो ने सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई और देविका रानी व अशोक कुमार जैसे सितारों को लॉन्च किया। स्वर्ण युग 1940 to 1960 के दशक। यह दौर सामाजिक यथार्थवाद और कलात्मकता से भरपूर फिल्मों का था। नीचा नगर 1946 जैसी फिल्में सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थीं। इस युग में सत्यजीत रे, राज कपूर और गुरुदत्त जैसे महान निर्देशक उभरे, जिनकी कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। मसाला युग 2000 के दशक। इस युग में बॉलीवुड शब्द आम हो गया। फिल्मों में एक साथ एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत और कॉमेडी का मिश्रण हुआ। इसे मसाला फिल्म कहा जाने लगा। शोले 19 और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों ने इस व्यावसायिक सिनेमा की पहचान बनाई और अमिताभ बच्चन इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे। नई लहर और आधुनिक सिनेमा 1990 के दशक से वर्तमान तक। 1990 के बाद मणिरत्नम, राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों ने यथार्थवादी विषयों और नवाचारपूर्ण कहानी कहने की शैली को अपनाया। साथ ही भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच भी बढ़ी और शाहरुख खान, आमिर खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्ध हुए। निष्कर्ष: मूक चित्रों से लेकर वैश्विक मंच तक भारतीय सिनेमा ने प्रौद्योगिकी, संस्कृति और रचनात्मकता के अनेक बदलावों का सामना करते हुए विकास किया है। लिंडो 3 में राजा हरिश्चंद्र से जो यात्रा शुरू हुई, वह आज बॉलीवुड और उससे आगे बढ़कर एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्रीय सिनेमा के रूप में सामने आई है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं की आवाज को दर्शाती है। हेलो फ्रेंड्स, चलो हम सब मिलकर एक जर्नी पर चलते हैं, टाइम के थ्रू एक मैजिकल राइड। हम एक्सप्लोर करेंगे हिंदी सिनेमा की डैज़लिंग दुनिया को, एक ऐसी दुनिया जिसे हम में से बहुत से लोग प्यार से बॉलीवुड कहते हैं। ये सिर्फ मूवीज के बारे में नहीं है, ये हमारी शेयर की हुई मेमोरीज के बारे में है, उन गानों के बारे में है जो हमारी लाइफ का साउंड ट्रैक बन गए, और उन कहानियों के बारे में है जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया। ये एक ऐसी स्टोरी है जो 100 सालों की है, ड्रीम्स की, स्ट्रगल्स की और जीत की, सब कुछ एक सिल्वर स्क्रीन पर कैप्चर किया गया है। बहुतों के लिए ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज्यादा हैं। वे इस बात का रिफ्लेक्शन हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा सकते हैं।
तो पॉपकॉर्न ले लो, आराम से बैठ जाओ और चलो वापस चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। लाइट की पहली जगमगाहट तक जिसने एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इंडियन सिनेमा की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जिसने ड्रीम देखने की हिम्मत। उनका नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था, लेकिन हम उन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से ज्यादा जानते हैं। एक फ्रेंच फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों इंडियन गॉड और हीरो स्क्रीन पर जिंदा नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट नहीं था, ये उनकी लाइफ का मिशन बन गया। वो लंदन गए, फिल्म मेकिंग की क्राफ्ट सीखी और एक कैमरा और एक विजन के साथ इंडिया वापस आए। ये एक इनक्रेडिबल रिस्क था। उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच दी और जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ लगा दिया पहली फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म बनाने में। उनका पैशन वो बीज था जिससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करती, एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक दिन लाखों लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करती। 1913 में वो ड्रीम एक रियलिटी बन गया। राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई और इंडियन सिनेमा का जन्म हुआ। ये साइलेंट फिल्म्स के दिन थे। कोई डायलॉग नहीं था, एक्टर्स द्वारा गाए गए कोई गाने नहीं थे। स्टोरी जेस्चर्स के थ्रू बताई जाती थी, टाइटल कार्ड से और थिएटर्स में लाइव म्यूजिकल अकम्पनीमेंट से। ये ऑडियंस के लिए एक नया और वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ऑडियंस के लिए उन्होंने अपनी माइथोलॉजी से स्टोरीज देखी, किंग्स और क्वीन की कहानियां, गॉड्स और डीमंस की उनकी आंखों के सामने प्ले होती हुई। फाल्के ने फाउंडेशन रखी, ये दिखाते हुए कि इंडिया अपनी स्टोरीज अपने तरीके से बता सकता है। उन्हें सही मायने में इंडियन सिनेमा का फादर कहा जाता है, क्योंकि उनके करेज और क्रिएटिविटी ने उन सभी चीजों के लिए दरवाजे खोल दिए जो आगे आने वाली थी। सिनेमैटिक पॉसिबिलिटीज का एक पूरा यूनिवर्स। साइलेंट एरा ग्रेट एक्सपेरिमेंटेशन और ग्रोथ का पीरियड था। कई फिल्म कंपनियां शुरू हुई और फिल्म मेकर्स ने अलग अलग जॉनर एक्सप्लोर किए, जिसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एपिक्स से लेकर सोशल ड्रामा और स्टंट फिल्म्स तक थे। सुलोचना जैसी स्टार्स, जिन्हें रूबी मायर्स के नाम से भी जाना जाता है, और फियरलेस नाडिया हाउस होल्ड नेम बन गए अपनी चार्म और डेयरिंग स्टंट से ऑडियंस को कैप्टिवेट करते हुए। हालांकि फिल्म साइलेंट थी, वे अपने टाइम के सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ कहती थी। वे एक सिनेमैटिक लैंग्वेज के लिए फाउंडेशन रख रही थी जो यूनिकली इंडियन थी। इस एरा ने प्रूव किया कि सिनेमा का मैजिक साउंड की बैरियर को पार कर सकता है, लोगों से प्योरली विजुअल और इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होते हुए। ये एक बहुत लाउड और कलरफुल फ्यूचर की शांत विमर्श शुरुआत थी। 1930 के दशक में साउंड के आने से सब कुछ बदल गया। यह एक रेवोल्यूशन था। पहली इंडियन टॉकी आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुई थी, वो सिर्फ डायलॉग वाली फिल्म नहीं थी, वो गानों वाली फिल्म थी। ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई। फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी और इसकी सफलता ने एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया जिसे हिंदी सिनेमा ने आने वाले कई डिकेडों तक फॉलो किया। अचानक फिल्में गा और नाच सकती थी। म्यूजिक अब सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं था, यह कहानी का हिस्सा था जो ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा था जो सिर्फ शब्द नहीं कर सकते थे। सॉन्ग और डांस का ये इंटीग्रेशन हिंदी फिल्मों की पहचान बन गया। इसी दौरान स्टूडियो सिस्टम भी सामने आया, जिसमें बॉम्बे टॉकी जैसे पावर हाउस, प्रभात फिल्म कंपनी और न्यू थिएटर्स लगातार फिल्में बना रहे थे और मूवी स्टार्स की पहली जनरेशन तैयार कर रहे थे। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद हिंदी सिनेमा ने, जिसे उसका गोल्डन एरा माना जाता है, उसमें एंट्री ली। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद, बदलाव और सोशल उथल पुथल का समय था और इस दौर की फिल्मों ने इसे दर्शाया। बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर्स गुरुदत्त और राज कपूर सिर्फ एंटरटेनर नहीं थे, वे नेशन बिल्डर और सोशल कमेंटेटर भी थे। उनकी फिल्मों ने गरीबी, शहरीकरण, जाति और नए आजाद भारत में महिलाओं की भूमिका जैसे जरूरी विषयों पर बात। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों ने एक किसान की अपनी जमीन खोने की दिल दहला देने वाली कहानी बताई, जबकि राज कपूर की श्री 420 ने एक बड़े शहर में जिंदगी के सपनों और मोहभंग को दिखाया। ये पावरफुल, मीनिंगफुल कहानियां थीं जो आम आदमी के दिल को छू गई। इस दौर में पैरेलल सिनेमा का भी उदय हुआ, जबकि मेनस्ट्रीम सिनेमा बड़ी कहानियों और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट पर फोकस करता था। फिल्म मेकर्स की एक नई लहर सामने आई जो अलग तरह की कहानियां बताना चाहते थे। सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर्स, भले वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में थे, उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। श्याम बेनेगल के साथ साथ और मृणाल सेन ने ग्लैमर की बजाय रियलिज्म को चुना। उन्होंने बहुत कम बजट में फिल्म बनाई, अक्सर नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ,
और इंडियन लाइफ की कड़वी सच्चाइयों पर फोकस किया। श्याम बेनेगल की अंकुर और निशान जैसी फिल्में तीखी, पावरफुल और बेबाक पॉलिटिकल थीं। उन्होंने मेनस्ट्रीम फॉर्मूले का एक जरूरी अल्टरनेटिव दिया। अपनी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी और सोशल कॉन्शियसनेस से इंडियन सिनेमा को रिच बनाया। गोल्डन एज और पैरेलल सिनेमा मूवमेंट ने एक रिच और डाइवर्स सिनेमेटिक लैंडस्केप बनाया। एक तरफ आपके पास मुगले आजम का एपिक हिस्टोरिकल रोमांस था, एक ऐसी फिल्म जिसे बनने में सालों लग गए और जिसने अपनी भव्यता और पैमाने से ऑडियंसों को चौंका दिया। दूसरी तरफ आपके पास गुरुदत्त की शांत आत्मनिरीक्षण वाली फिल्में थी, जैसे प्यासा और कागज के फूल, जिन्होंने आर्टिस्टिक एंजाइटी और मोहब्बत के विषयों को एक काव्यात्मक उदासी के साथ एक्सप्लोर किया। इस पीरियड ने हमें लेजेंडरी एक्टर्स दिए, जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, नरगिस और मधुबाला। उनकी परफॉर्मेंस आइकॉनिक थी और उनकी स्टारडम बेमिसाल थी। ये वह समय था जब सिनेमा एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म और सोशल रिफ्लेक्शन का एक पावरफुल टूल दोनों था। 1970 के दशक तक देश का मूड बदल रहा था। आजादी के बाद का जो ऑप्टिमिज्म था वो कम हो रहा था। उसकी जगह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल उथल-पुथल और करप्शन ने ले ली थी। गोल्डन एज का सेंसिटिव रोमांटिक हीरो अब लोगों की भावनाओं को ठीक से दिखा नहीं पा रहा था। ऑडियंस को एक नए तरह के हीरो की जरूरत थी, एक ऐसा जो सिस्टम से लड़ सके, अन्याय को चुनौती दे सके और उनकी फ्रस्ट्रेशन को आवाज दे सके। इससे एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ, जिसे अमिताभ बच्चन ने परफेक्टली निभाया। उनकी फिल्में जैसे जंजीर, जो 1973 में रिलीज हुई थी, और दीवार 1975 में, उनमें उनके किरदार गंभीर, इंटेंस, अक्सर कानून के बाहर जाकर इंसाफ करते थे। वो एक कंट्रोल गुस्से का ज्वालामुखी थे और दर्शक उन्हें इसी के लिए पसंद करते थे। इस दौर में मसाला फिल्म का फॉर्मूला भी परफेक्ट हो गया। मसाला शब्द कई मसालों के मिक्सचर को कहते हैं और ये फिल्में भी बिल्कुल वैसी ही थी, हर चीज का मिक्सचर। उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और मेलोड्रामा को एक ही एंटरटेनिंग पैकेज में मिला दिया। उनका मकसद ऑडियंसों को एक पूरा इमोशनल एक्सपीरियंस देना था, उनकी रोजमर्रा की परेशानियों से एक अस्थायी छुट्टी। मनमोहन देसाई इस जॉनर के मास्टर थे। उन्होंने 1977 में अमर अकबर एंथोनी जैसी जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्में बनाई, जिनमें लॉजिक से ज्यादा तमाशे और इमोशन पर ध्यान दिया गया। ये फिल्में सिनेमाई कंफर्ट फूड थी, परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ एफर्ट करती थी और पूरे देश में सिनेमा घरों को हाउसफुल रखती थी। जहां हीरो ज्यादा एंग्री हो गया, वहीं विलेन ज्यादा स्टाइलिश और यादगार बन गया। 1970 और 80 के दशक ने हमें हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे आइकॉनिक विलेन दिए। शोले के गब्बर सिंह जैसे किरदार, जो 1975 में रिलीज हुई थी, अमजद खान द्वारा निभाए गए, और मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो, जो 1987 में रिलीज हुई थी, अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए, सिर्फ एंटिगोनिस्ट से कहीं ज्यादा थे। वे करिश्माई, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे, जिनकी यादगार डायलॉग्स आज भी कोट किए जाते हैं। हीरो की जीत ज्यादा सिग्निफिकेंट लगती थी, क्योंकि उसने जिस विलेन को हराया था वो इतना जबरदस्त था। एक मजबूत, इंटरेस्टिंग एंटीगोनिस्ट बनाने पर यह फोकस मसाला फिल्म का एक अहम हिस्सा बन गया, जिससे कहानी में ड्रामा और एक्साइटमेंट की एक और लेयर जुड़ गई। इस दौर का म्यूजिक भी बदल गया। जहां धुनें अभी भी कैची थी, वहीं साउंड ज्यादा फंकी और वेस्टर्न डिस्को और रॉक म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो गया। आर.डी. बर्मन जैसे कंपोजर्स ने फिल्म म्यूजिक में क्रांति ला दी, अपने इनोवेटिव अरेंजमेंट्स और मॉडर्न साउंड से। विजुअल ज्यादा फ्लैशी हो गए, रंगीन कॉस्ट्यूम्स, शानदार फाइट सीक्वेंसेस और विदेशी लोकेशंस के साथ। यह तमाशे और हाई ड्रामा का दौर था। फिल्में लाउड, वाइब्रेंट और अनअपोलोजेटिकली कमर्शियल थी। शायद उनमें गोल्डन एज सिनेमा जैसी सोशल गहराई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने समय की भावना को पूरी तरह से कैप्चर किया और एक बेचैन देश को बहुत जरूरी कैथार्सिस दिया। जब इंडिया 90 के दशक में आया, तो वो एक बड़े इकोनॉमिक और सोशल चेंज की कगार पर खड़ा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने देश को ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के लिए खोल दिया और एक नया एस्पिरेशनल मिडिल क्लास उभरने लगा। पिछले डिकेडों का गुस्सा और सिनिसिज्म एक नए सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और कंज्यूमरिस्ट डिजायर को रास्ता देने लगा। यह बदलाव सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखा। एंग्री यंग मैन की जगह एक नए तरह के हीरो ने ले ली, चार्मिंग, सेंसिटिव और अक्सर अमीर रोमांटिक हीरो।
एक्शन और वेंजेंस का दौर खत्म हो गया और लव, फैमिली और ट्रेडिशन का दौर शुरू हुआ। सब कुछ एक ग्लॉसी मॉडर्न पैकेज में लिपटा हुआ। ये रोमांस का दशक था। वह फिल्म जिसने इस नए दौर को सच में डिफाइन किया वह थी दिलबर दुल्हनिया ले जाएंगे या DDLJ, जो 1995 में आई थी। इसमें शाहरुख खान थे जो 90 के दशक के रोमांस के किंग बन गए। यह फिल्म एक कल्चरल फिनोमिनन थी। इसने दो यंग मॉडर्न इंडियंस की कहानी बताई जो विदेश में रहते थे और प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन भागने से मना कर देते हैं। इसके बजाय लड़की के ट्रेडिशनल फैमिली को जीतने का फैसला करते हैं। इसने मॉडर्न एस्पिरेशंस और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाया। एक ऐसा फॉर्मूला जो इंडियन डायस्पोरा और देश में ऑडियंसों के साथ गहराई से जुड़ा। फिल्म की सफलता ने रोमांस को गो टू जॉनर के रूप में मजबूत कर दिया और ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग के लिए एक नया टेम्पलेट स्थापित किया, जिसमें ग्लैमरस स्टार्स, पिक्चरेस्क फॉरेन लोकेशंस और फैमिली फ्रेंडली स्टोरीज पर ध्यान दिया गया। इस दशक में 3 खान्स का राज था, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। हर किसी ने अपनी अलग पहचान बनाई। शाहरुख क्विंटेसेंशियल रोमांटिक हीरो थे। सलमान खान जैसी फैमिली सेंट्रिक ड्रामास में बिलव्ड प्रेम बन गए। एक ऐसी फिल्म जिसने लैविश इंडियन वेडिंग्स और ट्रेडिशंस का जश्न मनाया। आमिर खान ने एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी रेपुटेशन बनाना शुरू किया, जो अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत सोच समझकर चुनते थे। उन्होंने रंजीला और सेंचुरी के मोड पर ऑस्कर नॉमिनेटेड लगान जैसी हिट फिल्में दी। कजोल, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर जैसी एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने सुपरस्टार्स की एक नई जनरेशन बनाई, जिसने 90 के दशक के सिनेमा का लुक एंड फील डिफाइन किया। 90 के दशक के संगीत में भी बदलाव आया। जबकि मेलोडी की रही, साउंड भी लशर और पॉप ओरिएंटेड हो गया। नदीम श्रवण और जतिन ललित जैसे कंपोजर्स ने मैसिव हिट्स दिए और कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स दशक की आवाज बन गए। म्यूजिक एल्बम्स लाखों की संख्या में बिके, अक्सर फिल्मों जितने ही पॉपुलर हो जाते थे। फिल्मों का लुक और भी पॉलिश्ड और ग्लैमरस हो गया, वेस्टर्न फैशन और म्यूजिक वीडियो से बहुत प्रभावित होकर। ये फील गुड सिनेमा का दशक था, एक ऐसा जो लव, वेल्थ और हैप्पी फैमिलीज का एक सुंदर सपना बेचता था। एक ऐसे राष्ट्र को जो एक ब्राइटर और ज्यादा ग्लोबलाइज्ड फ्यूचर को गले लगाने के लिए तैयार था। 2000 का साल हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडस्ट्री और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, कॉर्पोरेटाइज्ड और ग्लोबली एम्बिशियस बन गई। फिल्म मेकर्स ने स्टैंडर्ड रोमांस और एक्शन फॉर्मूला से हटकर सब्जेक्ट्स की एक वाइड वैरायटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। 2001 में दिल चाहता है और लगान जैसी फिल्में गेम चेंजर थी। दिल चाहता है ने दोस्ती का एक कूल, अर्बन और रियल पोर्ट्रेल पेश किया, जिससे मुंबई के वेल्थ यूथ में फैशन और डायलॉग सालों तक इन्फ्लुएंस होते रहे। लगान स्पोर्ट्स, हिस्ट्री और नेशनलिज्म का एक मास्टरफुल ब्लेंड थी। इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, जिससे ये प्रूव हुआ कि इंडियन स्टोरीज की यूनिवर्सल अपील हो सकती है। मल्टीप्लेक्स बूम का यही मतलब था कि छोटी नीश फिल्में भी बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स के साथ एक ऑडियंस ढूंढ सकती थी। पिछले दशक में कंटेंट का और भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जो नई आवाजों और नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के राइज से प्रेरित है। इन प्लेटफॉर्म्स ने उन स्टोरीज के लिए एक जगह बनाई है जिन्हें ट्रेडिशनल थिएट्रिकल रिलीज के लिए बहुत रिस्की या अनकन्वेंशनल माना जाता था। इससे एक क्रिएटिव रेनेसा हुआ है, जिसमें फिल्म मेकर्स क्राइम थ्रिलर्स जैसे अंधाधुन से लेकर सोशली रेलेवेंट ड्रामा जैसे आर्टिकल 15 तक कॉम्प्लेक्स थीम्स और जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हीरो की डेफिनेशन भी बढ़ गई है। आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स ने रियल वर्ल्ड इश्यूज से जूझने वाले रिलेटेबल, फ्लॉड कैरेक्टर्स को प्ले करने में जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। एक और बड़ा डेवलपमेंट साउथ इंडियन सिनेमा, खासकर तेलुगु और कन्नड़ इंडस्ट्रीज की फिल्मों की फेनोमेनल सक्सेस रही है। बाहुबली और KGF जैसी फिल्मों की राष्ट्रव्यापी और यहां तक कि दुनिया भर में सक्सेस ने रीजनल बैरियर को तोड़ दिया है। पैन इंडियन फिल्म शब्द अब पॉपुलर लेक्सिकॉन में शामिल हो गया है। ये फिल्में जो अक्सर शानदार स्केल पर बनी होती हैं और इनमें शानदार एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, इन्होंने हिंदी सिनेमा के डोमिनेंस को चैलेंज किया है। इससे इंडस्ट्री के बीच ज्यादा कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें स्टार्स और टेक्नीशियन अलग अलग लैंग्वेजेज में काम कर रहे हैं, जिससे एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और डायनेमिक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। आज बॉलीवुड एक इंटरेस्टिंग चौराहे पर खड़ा है। ये पहले से कहीं ज्यादा ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, फिर भी इसे रीजनल सिनेमा और ग्लोबल स्ट्रीमिंग कंटेंट से कड़ी कंपटीशन मिल रही है।
ऑडियंस ज्यादा समझदार हो गई है और बेहतर राइटिंग और ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग की डिमांड कर रही है। पुराने फॉर्मूले अब हमेशा काम नहीं करते। इंडस्ट्री को इनोवेट करने, फ्रेश स्टोरी और उन्हें बताने के नए तरीके ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के राइज ने कंटेंट क्रिएशन और कंजम्पशन को डेमोक्रेटाइज किया है, जिससे व्यूअर को ज्यादा पावर मिली है। ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से रोमांचक समय है। एक ट्रांजिशन का दौर है जो हिंदी सिनेमा की पहचान को नया आकार दे रहा है। बॉलीवुड शब्द अब पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये तुरंत शानदार गाने और डांस, ग्लैमर सितारों और जबरदस्त इमोशन ड्रामा की तस्वीरें दिमाग में ले आता है। लेकिन ये नाम कहां से आया? ये एक पोर्टमैंटो है, बॉम्बे, जो मुंबई का पुराना नाम है और हॉलीवुड का मिश्रण। माना जाता है कि यह शब्द 1970 के दशक में गढ़ा गया था, एक ऐसा समय जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी संख्या में फिल्में बना रही थी। एक पत्रकार, शायद बेविंदा कोला को या अमित खन्ना को, अक्सर इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। एक मैगजीन कॉलम में, जिसका इरादा एक आकर्षक अनौपचारिक वर्णन करना था टॉलीवुड की तरह, जिसका इस्तेमाल पहले से ही पश्चिम बंगाल के सिनेमा के लिए किया जा रहा था। हालांकि बॉलीवुड नाम को तुरंत अपनाया नहीं गया। असल में इंडस्ट्री में कई लोगों ने शुरुआत में इसका कड़ा विरोध किया था और कुछ आज भी करते हैं। प्राथमिक आलोचना यह थी कि यह हॉलीवुड की एक सस्ती कॉपी जैसा लगता था। इंडस्ट्री के दिग्गज जैसे लेजेंडरी अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से इस शब्द के लिए अपनी नापसंदगी जाहिर की है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपनी एक अलग पहचान है, इतिहास है और शैली है, और इसे इस तरह से लेबल करना जिससे ये लगे कि ये किसी और से लिया गया है, अमेरिकी सिनेमा का अपमान है। उन्हें लगा कि ये भारतीय सिनेमा की मौलिकता और सांस्कृतिक विशिष्टता को कमजोर करता है, इसे सिर्फ एक नकल तक सीमित कर देता है, बजाय इसके कि इसे अपने आप में एक शक्तिशाली और विशिष्ट कला के रूप में पहचाना जाए। शुरुआती विरोध के बावजूद ये नाम टिक गया। ये आकर्षक था, याद रखने में आसान था और सिनेमा के उस बड़े मनोरंजन केंद्रित ब्रांड को पूरी तरह से दर्शाता था जो तेजी से पॉपुलर हो रहा था। मीडिया ने इस शब्द को पॉपुलर करने में बड़ी भूमिका निभाई और जल्द ही यह हिंदी सिनेमा के लिए एक डिफॉल्ट शॉर्टहैंड बन गया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंसों के लिए। भारत के बाहर के लोगों के लिए बॉलीवुड एक शक्तिशाली ब्रांड बन गया। यह एक खास तरह के फिल्म अनुभव को दर्शाता था जो संगीत, भावना और पारिवारिक मूल्यों से भरा था। जो हॉलीवुड जो पेश करता था उससे बिल्कुल अलग था। ये एक सांस्कृतिक निर्यात बन गया, दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भारतीय संस्कृति की एक रंगीन खिड़की। सालों से बॉलीवुड का वैश्विक प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये कुछ हद तक बड़ी भारतीय डायस्पोरा की वजह से है जो यूके, यूएसए, कनाडा और मध्य पूर्व में फैली हुई है, जिन्होंने एक वफादार और लाभदायक विदेशी बाजार बनाया। लेकिन इसकी अपील ने सांस्कृतिक सीमाओं को भी पार कर लिया है। भावनात्मक कहानी, कैप्टिवेटिंग संगीत और भव्यता ने जर्मनी, नाइजीरिया, पेरू और रूस जैसे विविध स्थानों में प्रशंसक पाए हैं। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार वैश्विक आइकन हैं, जिनकी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फैन फॉलोइंग है। भले ही ये नाम एक विवादास्पद उपनाम के रूप में शुरू हुआ हो, बॉलीवुड एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है, जो दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव और प्रभावशाली फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक को दर्शाता है। ये याद रखना जरूरी है कि बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का दूसरा नाम नहीं है। ये मुंबई में स्थित हिंदी भाषा फिल्म इंडस्ट्री को दिखाता है, जो यकीनन एक बहुत बड़ी तस्वीर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा है। इंडिया कई भाषाओं का देश है और इसमें कई फलती फूलती क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी सिनेमा शामिल है। इन इंडस्ट्रीज का अपना एक समृद्ध इतिहास है, अलग आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज है और बड़े बड़े स्टार्स हैं। हाल के सालों में, जैसा कि हमने पैन इंडियन फेनोमेन के साथ देखा है, क्षेत्रीय सिनेमा ने अपनी क्रिएटिव और कमर्शियल ताकत को जोरदार तरीके से दिखाया है, अक्सर बॉलीवुड को चुनौती देते हुए और उससे आगे बढ़ते हुए बॉक्स ऑफिस सक्सेस और क्रिटिकल अक्लेम के मामले में। आज बॉलीवुड की पहचान गर्व और आलोचना का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इसमें गर्व और आलोचना दोनों शामिल है। इसकी ग्लोबल रीच पर बहुत गर्व है, बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स बनाने की इसकी क्षमता पर, और एक विविध देश में एक महान यूनिफायर के तौर पर इसकी भूमिका पर। डेकेडों से बॉलीवुड साझा कल्चर का एक स्रोत रहा है। इसके गाने शादियों और त्योहारों में उत्तर से दक्षिण तक बजाए जाते हैं। हालांकि इंडस्ट्री को तीखी आलोचना का भी सामना करना पड़ता है।
इस पर नेपोटिज्म का आरोप लगा है, बाहर के टैलेंट की जगह स्टार किड्स को प्राथमिकता देने का। इसे अक्सर आलसी फॉर्मूलों पर निर्भर रहने के लिए दोषी ठहराया जाता है। सफल साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक बनाने के लिए ओरिजिनल आइडियाज बनाने के बजाय और दमदार, अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट्स की कमी के लिए। इसकी पहचान को लेकर एक बहस जारी है। क्या ये एक सच्चा आर्ट फॉर्म है या सिर्फ एक कमर्शियल स्टार बनाने वाली मशीन? भविष्य की ओर देखें तो बॉलीवुड एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए और बहुत सारे अवसरों का भी। सबसे बड़ा चैलेंज बदलती हुई ऑडियंस है। आज के ऑडियंसों के पास दुनिया भर का सबसे अच्छा कंटेंट उनकी उंगलियों पर मौजूद है। वे अब सिर्फ इसलिए मामूली फिल्में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनमें बड़े स्टार्स हैं। क्षेत्रीय सिनेमा से कंपटीशन और ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म से तगड़ा है। प्रासंगिक बने रहने के लिए बॉलीवुड को अच्छी राइटिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, नए टैलेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और नए नए एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत दिखानी चाहिए, नए जॉनर और नैरेटिव स्टाइल के साथ। सिर्फ पुराने फॉर्मूलों और स्टार पावर पर निर्भर रहना अब सक्सेस की गारंटी नहीं है। फिर भी भविष्य संभावनाओं से भरा है। डिजिटल क्रांति डिस्ट्रीब्यूशन के नए रास्ते खोलती है और सीधे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देती है। प्रामाणिक, अपनी जड़ों से जुड़ी इंडियन कहानियों के लिए बढ़ती हुई मांग है। अगर बॉलीवुड अपने विशाल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी तकनीकी क्षमता का और अपने टैलेंट के बड़े पूल का दमदार ओरिजिनल कहानियां कहने के लिए जो मॉडर्न इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाती है, तो इसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा शानदार हो सकता है। इसे एक नया बैलेंस ढूंढने की जरूरत है, स्पेक्टेकल और सब्सटेंस के बीच, स्टार्स और कहानियों के बीच, इसके शानदार अतीत के बीच और तेजी से बदलती दुनिया की जरूरतों के बीच। बॉलीवुड के इतिहास का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और यह एक इंटरेस्टिंग, देखने लायक चीज होने वाली है। तो दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई जानकारी और नए जोश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।